गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं से विज्ञान का चैप्टर नंबर 10 है, उसी के अभ्यास प्रश्न हैं, उनको और आगे बढ़ाएंगे। ये जो प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो इनको आप ध्यान से समझना। प्रश्न नंबर 1 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा है वो किससे उत्पन्न होती है? तो यहाँ हो जाएगा जनित्र, जनरेटर है उससे क्या होता है, विद्युत धारा है वो उत्पन्न होती है। देखो विद्युत धारा मापने के लिए तो अपन क्या बोलेंगे, तब एमीटर है वो बोलेंगे, पर यहाँ पूछा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, धारा उत्पन्न होती है, तो जनित्र ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, जनित्र भी दो तरह के आते हैं आजकल, एसी जनित्र और डीसी जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है। तो जो एसी जनित्र होता है उसमें सर्पी वलय होता है, ठीक है, और डीसी जनित्र होता है उसमें दिक् परिवर्तक होता है। तो ऑप्शन देख लो कौन सा है, एसी जनित्र में सर्पी वलय और डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है, तो ऑप्शन नंबर द है, बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न, एक चालक तार में क्या पूछा है, एक चालक तार में धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। तो कोई चालक तार है, ठीक, चालक तार, उसमें धारा जा रही है जैसे, तो हम जो चुंबकीय बल रेखाएं जो ज्ञात करने के लिए क्या नियम है अपना, जो अंगूठा और अंगुलियों को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं चुंबकीय बल रेखाओं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करेंगी। तो यहाँ पर चालक तार में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो मुड़ी हुई अंगुलियां जो वर्ताकार होकर गुजरेंगी, तो चालक तार के चारों ओर वर्ताकार जो पथ की ओर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, तो ऑप्शन नंबर द है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है, ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के आर्मेचर में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वह आर्मेचर के घूर्णन और उसका वेग, घेरों की संख्या और क्षेत्रफल है, इन पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, द, आर्मेचर के घूर्णन वेग, घेरों की संख्या एवं क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य संबंध की खोज की थी। तो ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि, जैसे बताया था कि कोई जो विद्युत परिपथ लिया था और फिर क्या किया था, वहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया था, और जब चुंबक लेकर जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर वो विक्षेप देता है। तो यहाँ द ऑप्शन ओरेस्टेड है वो हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर है, ओम गुणा मीटर निम्नलिखित में से राशि का मात्रक है। ओम गुणा मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता का ओम गुणा मीटर। पहले के वीडियो में मैंने निकाल के भी बताया था आपको कि जैसे फॉर्मूला क्या था प्रतिरोधकता का, अपन ने लिया था वहाँ पर के बराबर आर गुणा ए बट्टा एल। गुणा में क्या ले लिया, गुणा में ले लिया था ए बट्टे एल। अब देखना, ए यानी एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है, और लंबाई का होता है मीटर, प्रतिरोध का होता है ओम। तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो बच गया ओम गुणा मीटर, तो ये हो गया प्रतिरोधकता का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न मान के प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उन्हें विद्युत स्रोत से संबद्ध करने पर प्रत्येक प्रतिरोध तार में, देखो क्या किया, प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा। तो आपको पता होगा श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, जैसे मैंने श्रेणी क्रम संयोजन बनाया, इस श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा है, इस धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध तार में समान होता है, और विभवांतर का मान है प्रत्येक प्रतिरोध तार में हो जाएगा अलग अलग, ठीक। तो कौन सा होगा इसमें ऑप्शन, कि धारा का मान समान लेकिन प्रत्येक का विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर स है, ये सही हो जाएगा। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान तो समान होता है और विभवांतर का मान अलग अलग होता है। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न, विद्युत परिपथ में धारा मापने वाला उपकरण है। तो विद्युत परिपथ में धारा है वह
एमीटर की सहायता से मापी जाती है। याद रखना, इस एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जबकि जो वोल्ट मीटर होता है उसे समांतर क्रम में लगाया जाता है। हमसे तो इतना ही प्रश्न पूछा है। विद्युत परिपथ में धारा मापने वाले उपकरण का नाम है एमीटर। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार का उपकरण आता है ये। तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो चालक के पदार्थ पर है उसका विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर से हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, देखना। प्रश्न नंबर 1 है, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। तो विद्युत परिपथ का मतलब किसी विद्युत धारा के सतत यानी लगातार तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इसमें एक विभवांतर स्रोत यानी क्या लगाएंगे, विभवांतर उत्पन्न करने का जो स्रोत है वोल्ट मीटर, या विद्युत ऊर्जा सेल या बैटरी कह सकते हैं इसी को, क्योंकि सेल या बैटरी है, इसी से विभवांतर उत्पन्न होता है। हाँ, वोल्ट मीटर तो क्या करता है, विभवांतर को मापता है। और एक विद्युत ऊर्जा को व्यय करने वाला उपकरण अवश्य लगा होता है, जिससे हमें पता चले कि वह कितनी धारा है वो ग्रहण कर रहा है। तो कुछ भी ले सकते हैं अपन, जैसे एक बल्ब लगा दिया, ये बल्ब का है संकेत, और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी। बैटरी यह विभवांतर स्रोत है, इसी से विभवांतर उत्पन्न होगा। और यहाँ पर यह कुंजी या स्विच लगा दिया, तो यह विद्युत धारा का बंद या सतत परिपथ है, इसे विद्युत परिपथ कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो जो विद्युत सेल या जो बैटरी है, ये वाला बैटरी देखो, बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। तो विद्युत सेल या बैटरी जो होती है वह चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। तो देखना, यहाँ पर दो बिंदु है, देखो इसका फॉर्मूला क्या था, ऐसे था, विभवांतर का V बराबर W/Q ऐसे था। विभवांतर की एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होना चाहिए, तो 1 जूल हो जाएगा, और यहाँ 1 कूलाम हो जाएगा। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश उत्पन्न करने पर 1 जूल कार्य होता है, तो विद्युत विभवांतर का मान 1 वोल्ट होगा। देखना, इसका अर्थ है कि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो विद्युत विभव का मान 1 वोल्ट होगा। नेक्स्ट क्या पूछा है अपन से, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। देखो 6 वोल्ट बैटरी, वोल्ट विभवांतर, तो जो विभवांतर है V का मान कितना दे दिया इसने, 6 वोल्ट, और 1 कूलाम, तो ये Q बराबर हो गया 1 C, 1 कूलाम, ठीक। तो कितनी ऊर्जा दी जाती है, ऊर्जा यानी ऊर्जा दी जाती है, ऊर्जा कार्य है। तो W बराबर क्या फॉर्मूला होता है, VQ, इधर देखना हिंदी में लिखा है, ऊर्जा बराबर विभवांतर गुणा Q यानी आवेश। फिर देखना, ऊर्जा बराबर विभवांतर 6 वोल्ट दिया है, आवेश 1 कूलाम दिया है, तो W बराबर क्या हो गया, 6 गुणा 1 बराबर 6 जूल। तो प्रत्येक 1 कूलाम आवेश को 6 जूल ऊर्जा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओम के नियम के सत्यापन में चालक के लिए विभवांतर तथा धारा के मध्य ग्राफ कैसा होता है। तो ओम का नियम क्या कह रहा था, V समानुपाती I। ये था क्या कि यदि किसी सुचालक तार की भौतिक अवस्थाएं समान रहे तो उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी V समानुपाती I, फिर समानुपाती हटाया था तो R आया था, तो क्या हो गया था, V बराबर RI, और उसी को ओम का नियम नाम दिया था। तो V समानुपाती I यहाँ समानुपाती है, समानुपाती का मतलब दोनों निश्चित अनुपात में बढ़ते हैं और घटते हैं। यानी विभवांतर कब बढ़ेगा, जब धारा बढ़ेगी तो विभवांतर बढ़ेगा, धारा घटेगी तो विभवांतर घटेगा। तो समानुपाती चिन्ह है, चूँकि यहाँ पर दोनों एक साथ बढ़ते हैं, दोनों एक साथ घटते हैं, तो जब इनके मध्य हम ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। इसको अपन समझ भी सकते हैं कि किस प्रकार, जैसे अपन ने एक तरफ तो लिख दिया V, एक तरफ लिख दिया I,
और जब इनमें ग्राफ खींचा जाए तो ऐसे सीधी रेखा आ जाएगी। नेक्स्ट पूछा है ओम के नियम में कौन सी भौतिक राशियाँ नियत रहनी चाहिए। तो ओम का नियम है उसमें एक तो चालक तार की लंबाई, एक चालक तार की जो मोटाई और एक ताप, ये नियत रहनी चाहिए, तभी वह काम करता है। क्योंकि चालक तार की लंबाई अधिक होने पर उसका प्रतिरोध है वह बढ़ जाता है। इस स्थिति में धारा का प्रवाह कम होता है। यानी ये जो तीनों राशियां हैं यह धारा है उसको प्रभावित कर रही है। तो चालक तार की लंबाई, चालक तार की मोटाई और जो ताप है वो ओम के नियम में नियत रहने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा है कि समान पदार्थ के दो तारों में, जैसे समान पदार्थ यानी दोनों तार मान लो तांबे के हैं, ठीक है। यदि एक पतला और दूसरा मोटा है, ठीक है, दोनों की लंबाई बराबर है पर देखो एक मोटा है और दूसरा पतला, तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाए और क्यों। तो पूछा है किसमें धारा ज़्यादा जाएगी, आसानी से जाएगी। तो देखना, हम जानते हैं ये दोनों सुचालक तार हैं, इनमें एक की मोटाई अधिक है यानी एक की अनुप्रस्थ काट अधिक है। तो हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध है वह अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब अनुप्रस्थ काट अधिक होने पर प्रतिरोध उसका कम होता है, तो प्रतिरोध कम होने पर धारा का प्रवाह अधिक होता है। तो अनुप्रस्थ काट है अधिक किसकी है, दोनों में इस तार की प्रतिरोध, इसकी अनुप्रस्थ काट अधिक होने पर इसका प्रतिरोध है कम, और प्रतिरोध कम है तो धारा का प्रवाह होगा ज़्यादा। ठीक, तो यहाँ इस प्रकार उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। मैंने पहले के प्रश्न में भी बताया था आपको, वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है और एमीटर को किस में, इसका विपरीत श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। एमीटर की सहायता से धारा का मापन होता है और वोल्ट मीटर की सहायता से विभवांतर का मापन होता है। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न, देखो इसमें क्या पूछा है अपन से। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से, कोई बल्ब का तंतु से 0.25 एम्पियर विद्युत धारा, तो आई है कितनी है 0.25, 20 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। तो टाइम कितना दे दिया 20 मिनट, और 20 मिनट को सेकंड में बदलें क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो टोटल हो गए 1200 सेकंड। तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो आवेश पूछा है, तो क्या दे दिया आई और टी दे दिया अपन को, क्योंकि हम जानते हैं क्यू बराबर होता है आई टी। तो आवेश निकालने के लिए आई का मान कितना आएगा 0.25 और टी है 1200। तो जब इनको हल करेंगे अपन तो आएगा 300 कूलाम। 0.25 को 1200 से गुणा करें तो आ जाएगा 300 कूलाम उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 300 कूलाम आवेश 5 मिनट तक प्रवाहित होता है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पूछ लिया क्या, आई पूछ लिया, तो क्यू का मान कितना, आवेश कितना 300 कूलाम दे दिया, ठीक है, और टाइम दे दिया 5 मिनट और इसको सेकंड में बदले तो 300 सेकंड हो गए। तो क्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है आई टी, और हमसे क्या पूछा है आई, तो आई बराबर हो जाएगा क्यू बटे टी। तो आई बराबर क्यू बटे टी, और क्यू का मान कितना 300 बटे टी का मान इधर 300, तो 300 बटे 300 बराबर 1 एम्पियर। 300 बटे 300 हल किया तो कट गए दोनों और 1 बच गया। नेक्स्ट है किसी परिपथ में 5 मिनट में 60 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो परिपथ में विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो क्या दे दिया 5 मिनट में, तो टी है 5 मिनट को सेकंड में बदलो आप, तो 5 गुना 60 300 सेकंड, और क्यू का मान है आवेश का है 60 कूलाम। तो यहाँ टी दे दिया और क्यू दे दिया और आई पूछी है, क्योंकि हम जानते हैं क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी, और आई निकाले आई बराबर क्यू बटे टी। तो क्यू का मान कितना दे दिया यहाँ पर 60 और टी का मान 300, तो 60 बट्टे 300, तो हल करेंगे 0.2 एम्पियर। ओम का नियम लिखिए। तो ओम का नियम क्या कह रहा था, जैसे मैंने पहले भी बताया है आपको कि किसी सुचालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहे तो उस तार के दोनों सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है वह उनमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो आ गया V समानुपाती I।
और समानुपाती हटाए तो नियतांक काम में लेते हैं, जो आएगा R, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। प्रतिरोधकता है किन कारकों पर निर्भर करती है? तो जो प्रतिरोधकता है जिसे अपन कैसे प्रदर्शित कर रहे थे, वह चालक के पदार्थ पर और चालक के ताप पर निर्भर करती है। घरों में प्रयुक्त किए जाने वाले संयंत्रों को किस क्रम में जोड़ा जाता है? अपने घरों में जो विद्युत उपकरण संयोजित होते हैं उनको समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, क्योंकि समांतर क्रम में मैंने बताया था कि इसमें धारा का जो मान है वो अलग अलग और विभवांतर का मान है सब में समान होता है। तो समांतर क्रम में संयोजित करने से घर पर जो उपकरण लगे होते हैं, टीवी, फ्रिज, बल्ब, पंखे वगैरह, वो आवश्यकता अनुसार विद्युत धारा है वो ग्रहण कर सकें, जबकि उनका विभव है वो समान होता है। घर पर जो लाइट आती है उसका वोल्टेज कितना होता है? 220 वोल्ट होता है। नेक्स्ट है, यदि समान प्रतिरोध R वाले n तारों को समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो प्रत्येक दिशा में तुल्य प्रतिरोध है वो कितना होगा? मान लो R प्रतिरोध तार के n तार है, तो समांतर क्रम संयोजन के लिए क्या फॉर्मूला लेते हैं अपन? समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश डैश 1/RN। और श्रेणी क्रम संयोजन में अपन क्या लेंगे? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 RN, इस प्रकार। तो समांतर क्रम के लिए क्या हो जाएगा? R/N समांतर क्रम में, और श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा? RN, इस प्रकार। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? तो विद्युत ऊर्जा है विद्युत धारा द्वारा किसी कार्य को करने की क्षमता है, उसी को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो कूलाम। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोड पर आवेश का मान कितना होता है? तो आप जानते होंगे जो अपना इलेक्ट्रोड है जिस पर ऋण आवेश पाया जाता है, उस आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ये वाला। नेक्स्ट है, एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एमीटर है इसका प्रतिरोध लगभग शून्य होता है। कितना? एक तो कह सकते हैं लगभग शून्य, यानी बहुत बहुत कम होता है। और एमीटर की सहायता से धारा है उसका मान ज्ञात किया जाता है या धारा का मापन किया जाता है, और एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। नेक्स्ट पूछा है, किसी परिपथ में लगे एमीटर व वोल्टमीटर किन किन राशियों का मापन करते हैं? तभी मैंने बताया कि एमीटर की सहायता से धारा का मापन होगा और वोल्टमीटर से विभवांतर का मापन होता है। नेक्स्ट है, जूल बटा कूलाम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो जूल बटा कूलाम किसका हो जाएगा? विद्युत विभव का। तो ये हम जानते हैं ना, विद्युत विभव बराबर क्या होता है? W/Q। W का है, W यानी कार्य और Q का मतलब है आवेश। तो कार्य का मात्रक है इसका तो जूल हो जाएगा, और आवेश जो है उसका हो जाएगा कूलाम, तो जूल बटा कूलाम हो गया। नेक्स्ट है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कौन से क्रम में लगाते हैं? तो इसका उत्तर हो गया है, मैंने बताया था, श्रेणी क्रम में। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस बात पर निर्भर करती है? पदार्थ की प्रकृति पर, कि वो पदार्थ हो किस प्रकार का है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होगा ओम गुणा मीटर। ये हम निकाल भी चुके हैं, क्या था? K बराबर RA/L, ठीक है। फिर R का मतलब है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का क्या होता है? ओम। और A यानी एरिया, क्षेत्रफल, इसका होता है मीटर स्क्वायर, और लंबाई का होता है मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो आ गया ओम गुणा मीटर। ओम के नियम में V और I में खींचा गया ग्राफ किस तरह होता है? ओम का नियम क्या कह रहा था? V समानुपाती I। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहे तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो समानुपाती है V समानुपाती I। V का मान बढ़ने पर I का मान बढ़ेगा, V का मान घटने पर I का मान घटेगा। तो इन दोनों में यदि ग्राफ खींचा जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इधर से सीधी रेखा, मतलब दोनों साथ साथ बढ़ते हैं, दोनों साथ साथ घटते हैं, तो सीधी रेखा कह देंगे अपन। एक नाम है धारा नियंत्रक, किसे कहते हैं? तो ये धारा नियंत्रक क्या करता है? विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को
परिवर्तित कर देता है। जब प्रतिरोध का मान परिवर्तित हो जाए तो धारा है वह भी परिवर्तित हो जाती है। तो ये धारा है उसको बदल देगा, किससे? डायरेक्ट प्रतिरोध को बदलने से, क्योंकि प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर धारा का मान घट जाएगा और प्रतिरोध का मान घटाने पर धारा का मान बढ़ जाता है। पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से क्या तात्पर्य है? तो चालक तार की प्रतिरोधकता है उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होती है जिसकी अनुप्रस्थ काट तथा लंबाई इकाई हो। ठीक है, जैसे अपन क्या कह सकते हैं, के बराबर आर ए बट्टे एल, ये था। ठीक है, तो प्रतिरोध है इसका मान तो निश्चित होता है। तो ये 1 मीटर स्क्वायर ले लिया और ये 1 मीटर ले ली। ठीक है, तो चालक तार की प्रतिरोधकता उस चालक तार के प्रतिरोध के बराबर है। देखो ये क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर और लंबाई 1 मीटर ले ले तो के बराबर क्या आ गया? आर आ गया। तो किसी चालक तार की प्रतिरोधकता ये के उस चालक तार के प्रतिरोध यानी आर के बराबर होती है जिसकी अनुप्रस्थ काट तथा लंबाई इकाई है। ये 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर है। इसका ऐसा ही मात्रक बताया था, ओम गुणा मीटर। नेक्स्ट है श्रेणीक्रम संयोजन किसे कहते हैं? तो श्रेणीक्रम संयोजन ऐसा क्रम संयोजन होता है जिसमें एक प्रतिरोध तार का, देखना जैसे ये प्रतिरोध तार है, इसका पहला सिरा बैटरी के जोड़ दो धन सिरे से और इसी प्रतिरोध तार का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध तार के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध तार का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध तार के पहले सिरे से और तीसरे प्रतिरोध तार का दूसरा सिरा कुंजी से होते हुए बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा रहता है, श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणीक्रम संयोजन का याद रखना, इसमें धारा का मान समान और विभवांतर का मान अलग अलग होता है। और अपनी जो स्ट्रीट लाइट होती है, सड़क की लाइट, उसमें जो उपकरण होते हैं, सड़क की लाइट जो होती है, ट्यूबलाइट वगैरह, वो श्रेणीक्रम में संयोजित की जाती है ताकि सब में धारा प्रवाहित समान हो सके, क्योंकि वहाँ पर उपकरण है समान प्रकार के होते हैं तो समान धारा ले सकते हैं। जबकि घर में उपकरण होते हैं वो समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं, क्योंकि ये उपकरण है अलग अलग वैरायटी के होते हैं जिससे अपनी इच्छा अनुसार धारा ग्रहण कर सके। नेक्स्ट क्या पूछा है? पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं? इसी को समांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं। तो पार्श्व क्रम संयोजन में क्या होता है कि जो प्रतिरोध तार होते हैं, जैसे यहाँ पर 3 प्रतिरोध तार लिए हैं, तीनों प्रतिरोध तारों का पहला सिरा एक बिंदु से जोड़ दिया, जैसे यहाँ अक्ष नाम दिया इसने, और इन तीनों प्रतिरोध तारों का दूसरा सिरा किसी अन्य बिंदु से जोड़ दिया, तो ऐसा क्रम संयोजन है उसे पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं या समांतर क्रम संयोजन। इस समांतर क्रम संयोजन में देखना, धारा का मान है बट रहा है तो अलग अलग होता है, जबकि विभवांतर का मान है वो समान होता है। और समांतर क्रम संयोजन में अपनी जो घरेलू लाइटें होती है वो संयोजित होती है। नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न, यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध का मान घटता हो तो हमें क्या करना चाहिए? देखो प्रतिरोध का मान नहीं, यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध का मान घटाना है, कोई परिपथ है जिसमें प्रतिरोध घटाना है, देखो प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध घटाना है तो धारा का मान क्या हो जाएगा? उसमें बढ़ जाएगा। तो प्रतिरोध कम करना हो तो किस क्रम में जोड़ें अपन? क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध का मान कम होता है। जैसे मैं यूँ कहूँ कि 2-2 ओम के 2 प्रतिरोध तार है, अगर इनको हम समांतर क्रम में जोड़ दें तो देखो कितना आ गया? 1/2 + 1/2, तो उत्तर कितना आ गया? 1। यानी 4 ओम प्रतिरोध तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कितना प्रतिरोध आया? 1। जबकि 4 ओम प्रतिरोध तार है, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दे तो R बराबर R1 + R2, तो 2 2 4 आ गया। तो एक यहाँ वहाँ समांतर क्रम में 1 प्राप्त हुआ था, श्रेणी क्रम में 4, तो कम कौन सा है? 1। तो बस इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध का मान घटाना है तो हमें उसमें समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ना है। नेक्स्ट है किसी धातु का प्रयोग प्रायः किस धातु का प्रयोग फ्यूज बनाने में किया जाता है? तो जो फ्यूज है वह मिश्र धातु का होता है। जो फ्यूज है जो कटआउट में डाला जाता है, फ्यूज तार तांबा अथवा टिन शीशा मिश्र धातु है उनका बना होता है। और फ्यूज तार का एक गुण होना चाहिए कि प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? निम्न प्रतिरोध। ठीक है, और गलनांक भी क्या होना चाहिए? निम्न, जिससे कम तापमान पर वो पिघल सके, और निम्न प्रतिरोध होगा तो धारा का प्रवाह उससे होकर अधिक हो सके, यानी आगे से पावर हाउस से जो लाइट आ रही है पूरी की पूरी उससे होकर जानी चाहिए।
नेक्स्ट, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। तो चालक तार में जो उत्पन्न ऊष्मा है, देखो क्या फॉर्मूला था, एच समानुपाती क्या था, I²RT, ऐसे था क्या, I²RT। तो चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा एच है, I² उस ये धारा के वर्ग के समानुपाती हुई। किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा इसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, एच समानुपाती I²RT। तो देखो I यानी धारा, इसके वर्ग के समानुपाती है। नेक्स्ट है, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक के अनुक्रमानुपाती है। तो ये I²RT, R यानी प्रतिरोध, तो प्रतिरोध के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती है। नेक्स्ट है, किस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है। तो श्रेणी क्रम में। जैसे मैंने एक उदाहरण में बताया था आपको कि 2-2 ओम के 2 प्रतिरोध तार हैं, इनको किस क्रम में जोड़े कि अधिक प्रतिरोध प्राप्त हो। तो श्रेणी क्रम में, क्योंकि श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 RN। तो इसमें प्रतिरोध तारों को सीधा जोड़ दिया जाता है कि जबकि समांतर में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 1/RN होता है। तो उसमें बट्टे में आने से एक का कुछ भाग प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट में देखो क्या पूछा है पढ़ से, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में कौन सी राशि समान रहती है। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, धारा का मान है वह समान रहता है और जो विभवांतर वह अलग अलग होता है। मैंने बता दिया था पहले के प्रश्न में कि जो समांतर क्रम होता है उसमें धारा का मान अलग अलग और विभवांतर का मान समान प्राप्त होता है। तो पूछा है कौन सी राशि समान रहेगी, तो उत्तर होगा विभवांतर है वो समान प्राप्त होगा। नेक्स्ट है 40 नंबर, एक तार को खींचकर उसकी त्रिज्या पहले की आधी कर दी जाती है, अब तार का प्रतिरोध होगा। देखो तार की त्रिज्या है जो अनुप्रस्थ काट है, पहले की आधी कर दे तो क्षेत्रफल है 1/4 हो जाएगा और उसकी लंबाई 4 गुनी हो जाएगी। तो अब तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग यानी 16 गुना है प्रतिरोध हो जाएगा। समझ गए होंगे कि तार को खींच लिया, तार था उसको खींचा गया तो त्रिज्या उसकी जो वो पहले से आधी हो गई, तो अब तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, पहले से 4 गुना, क्योंकि लंबाई उसकी 4 गुना बढ़ गई है पहले से और क्षेत्रफल 1/4 रह जाता है। देखिए होता क्या है कि चालक जो तार का प्रतिरोध है उसके क्षेत्रफल या जो अनुप्रस्थ काट है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर पूछा है विद्युत मोटर है उसका क्या सिद्धांत है कि कैसे काम करती है वो। जब किसी कुंडली को, कोई कुंडली रहेगी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है। कोई कुंडली लेंगे, देखो आयताकार इसमें रखेंगे और धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली पर एक बल कार्य करने लग जाता है। अंदर कोई कुंडली रखेंगे अपन, कोई गोलाकार या आयताकार जो भी, तो कुंडली को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित करेंगे तो उस पर एक बल युग्म कार्य करेगा जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का कार्य करता है और इसी को विद्युत मोटर का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे पूछा है 1 मेगावाट में कितने वाट तथा किलोवाट होते हैं। तो देखो एक जो मेगावाट है उसमें 106 वाट वैसे दिए हैं किलोवाट के अनुसार यहाँ पर, और 1 मेगावाट में 103 किलोवाट हैं वो होते हैं। नेक्स्ट है 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट विद्युत हीटर या 100 वाट बल्ब में किसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो हम जानते हैं कि प्रतिरोध है वो फॉर्मूला क्या था इसका, यहाँ पर कि जो प्रतिरोध है V1/R, ऐसे लिया था ना अपने एक फॉर्मूला अपने, तो पी का लिया था इस प्रकार ये। तो 100 वाट बल्ब का प्रतिरोध है वह अधिक हो जाएगा किसकी तुलना में, 1 किलोवाट विद्युत हीटर की तुलना में, क्योंकि 220 वोल्ट इनको जब समान दे रहे हैं तो जो शक्ति कम खर्च करेगा उसी का प्रतिरोध है वह अधिक होगा। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी जो कंपास सुई है उसके दक्षिण ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा में होती है, सदैव दक्षिण ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की ओर होती है। फिर पूछा है परिनालिका के बीच सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है।
तो परिनालिका होती है उसके सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान रहेगा। परिनालिका देखो पास पास लिपटे हुए तांबे के विद्युतरुद्ध बेलनाकार आकृति की एक नलिका है, उसे परिनालिका कहते हैं। तो इसके सभी जो बिंदु हैं वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा। फिर पूछा है विद्युत जनित्र का सिद्धांत। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत है। किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, कोई कुंडली है उसको दोनों ओर चुंबक रहेंगे और आयताकार कुंडली है, इसको उस दोनों चुंबकों के बीच में घुमाया जाता है, तो कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र से होकर ये कुंडली घूम रही है, तो इन क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होता है जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा है वो उत्पन्न होती है और ये धारा फिर वो निकाल ली जाती है। दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखिए। तो दिष्ट धारा एक होती है प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा में क्या होता है? धारा की दिशा समय के साथ बदलती नहीं है, धारा की दिशा एक रहती है। जबकि प्रत्यावर्ती धारा में उसमें धारा की दिशा बदलती रहती है। दिष्ट धारा के कुछ मुख्य स्रोत हैं जैसे शुष्क सेल, जिन्हें अपन यूज एंड थ्रो सेल भी कहते हैं कि काम में लेने के पश्चात फेंक दिए जाते हैं जब उपयोगी नहीं रहते तब। एक स्टोरेज सेल आते हैं, बैटरी जो आती है तो चार्जेबल बैटरी वगैरह होती है वो, और डीसी जनित्र, ये दिष्ट धारा के स्रोत हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। तो एसी जनित्र है, देखो डीसी जनित्र दिष्ट धारा जनित्र है तो दिष्ट धारा उत्पन्न करेगा। एसी जनित्र है अल्टरनेटिव करंट जनित्र है, तो यह जनरेट करेगा एसी अल्टरनेटिव करंट। जल विद्युत धारा, जो घर पर जो अपने जो लाइट आ रही है वह भी कौन सी है? प्रत्यावर्ती धारा। और इसके उपकरण ये पंखे टीवी वगैरह ये प्रत्यावर्ती धारा की हैं। पर कईयों में क्या है, डिश धारा का जो लिंक भी दे रखा होता है, उससे अपन बैटरी वगैरह से भी उनको चला सकते हैं। नेक्स्ट है 50 नंबर प्रश्न। किसी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसी बिंदु पर किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र उस बिंदु पर दिक्सूचक सुई को रखेंगे। इस सुई के उत्तरी ध्रुव की दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, क्योंकि जो चुंबक होती है उसके दो ध्रुव हो गए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। क्या पूछा है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर बंद वक्र के समान होती है। जैसे मैंने वैसे ऊपर ही बनाया था, तो ये है कोई चुंबक, इसके दो ध्रुव हो गए एन और एस। तो इस चुंबक के बाहर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। ठीक है। एक और अच्छा प्रश्न है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती है? चुंबकीय बल रेखाएं यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर दें तो इनकी दिशा दो हो जाती है, जो कि संभव नहीं है। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा एक ही होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। नेक्स्ट है, यदि सीधे तार में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी उत्क्रमित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी उत्क्रमित हो जाएगी? तो ये बिल्कुल सही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी उत्क्रमित हो जाएगी। क्योंकि क्या था जो नियम अपना कि किसी चालक तार है उसको इस प्रकार पकड़ना है कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेंगी। तो धारा अगर नीचे से ऊपर है तो धारा इस प्रकार जा रही है, पर अगर ऊपर से नीचे धारा की दिशा हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो भी उत्क्रमित हो जाएगी, पहले से बदल जाएगी। 53 नंबर प्रश्न में पूछा है, संकेंद्रीय वृत्ताकार रेखाएं क्या निरूपित करती है? जो संकेंद्रीय एक ही केंद्र की वृत्ताकार जो रेखाएं होती है वो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाती है। आगे कहा है, उस नियम का नाम लिखिए जिसकी मदद से धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो उसमें क्या है कि बल की दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं कि जो एक वो दिशा है आई और बी, आई धारा की दिशा और बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, उनकी लंबवत हो जाएगी ये बल की दिशा।
चुंबकीय फ्लक्स क्या है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसके पृष्ठ के लंबवत जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती है उन्हें चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और इसका मात्रक वेबर होता है। आगे कहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब है कि जब कभी भी किसी विद्युत चालक जो कुंडली और चुंबक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र के मध्य सापेक्ष गति हो जाती है तो कुंडली में प्रेरण के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसी प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो गया। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है? तो अपनी जो विद्युत मोटर है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर है, विद्युत से चलेगी तो विद्युत ऊर्जा है उसको, और फिर पानी निकालेगी तो वो यांत्रिक ऊर्जा हुई। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। आगे कहा है विद्युत मोटर व विद्युत जनित्र के सिद्धांत में क्या अंतर है? तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है और जनित्र है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये जनित्र है उसमें घूर्णन करवाया जाता है। कितना बताया था मैंने? 1 सेकंड में 50 घूर्णन होने चाहिए, तब फिर वो विद्युत का उत्पादन है वो शुरू कर देता है। आगे देखना अगला प्रश्न है, उसमें क्या पूछा है। नरम लोहे के क्रोड एवं कुंडली को मिलाकर क्या कहते हैं? तो जो आर्मेचर होता है वह नरम लोहे का क्रोड और जो कुंडली है उनका संयुक्त रूप होता है और इसी को घुमाया जाता है दो चुंबकों के मध्य रखकर। विद्युत मोटर व विद्युत जनित्र में क्या अंतर है? देखो विद्युत मोटर है वो क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा और जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये प्रश्न पहले भी रिपीट हो चुका है अपना। आगे पूछा है बैटरी चार्जर में कौन सी विद्युत धारा का प्रयोग होता है? तो अपनी बैटरी का जो चार्जर है उसमें दिष्ट धारा का प्रयोग होता है। डीसी चार्जर आते हैं ये। आगे है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में प्रेरित विद्युत धारा का मान किन किन घटकों पर निर्भर करता है? तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र उसमें प्रेरित विद्युत धारा का मान कुंडली में फेरों की संख्या कि कितने फेरे हुए, कुंडली का क्षेत्रफल कितना एरिया घेर रही है वो, घूर्णन का वेग और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उन सब पर निर्भर करता है। नेक्स्ट में पूछा है चांदी, तांबा, सोना व एल्यूमिनियम पदार्थ के 4 चालक तार में सबसे अधिक व सबसे कम प्रतिरोध किसका है? तो यहाँ पर इनमें सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होगा? एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का प्रतिरोध चांदी, तांबा, सोना है इनसे सबसे अधिक है और सबसे कम प्रतिरोध होगा इनमें चांदी का। ठीक है, चांदी का प्रतिरोध सबसे कम है। चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होने पर चांदी में धारा का प्रवाह सबसे अधिक होगा और एल्यूमिनियम में धारा का प्रवाह सबसे कम होगा। देखो अपन कुएं की जो मोटर वगैरह है, पंखे की मोटर है, ये बनाते हैं तो इनमें यदि हम चांदी के तारों का प्रयोग करें तो इनमें जो घूर्णन के जो चक्कर हैं उनकी संख्या भी बढ़ जाती है और मोटर के जलने की संभावना भी काफ़ी कम होती है। पर प्रायः महंगा होने के कारण चांदी का उपयोग है वो लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एक ही पदार्थ समान लंबाई के विभिन्न चालक तारों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एवं प्रतिरोध के मध्य ग्राफ बनाइए। तो जो प्रतिरोध है और जो अनुप्रस्थ काट है उनके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R है समानुपाती L, ठीक, और R समानुपाती 1/A। तो यहाँ क्या पूछा है, प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट है इनमें ग्राफ R समानुपाती 1/A। अपन यूँ भी बना सकते हैं इसको कि R 1/A लिख कर फिर समानुपाती कर सकते हैं, क्योंकि 1/1 के तो ये क्या है प्रतिरोध समानुपाती, और अगर R और 1 के मध्य ही ग्राफ खींचे अपन, केवल किसके मध्य, R और 1 के मध्य ही, तो फिर वो इस प्रकार आएगा, ऐसी रेखा प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब अनुप्रस्थ काट अधिक होने पर उस चालक तार का प्रतिरोध कम होगा या अनुप्रस्थ काट कम होने पर चालक तार का प्रतिरोध अधिक होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।